नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये जो वीडियो है इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला पॉइंट, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है क्या सिर्फ वो इकोनॉमिक होता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था बिल्कुल अच्छे से, उसमें हमने पढ़ा था कि ये पॉलिटिकल भी होता है, ये सोशल भी होता है, ये कल्चरल भी होता है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया हमारा कि सिर्फ लिखा है, इसमें ओनली लिखा है। तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना नहीं है, ठीक। तो इसीलिए पहला पॉइंट तो गलत हो गया। इन्होंने पूछा है कि सही कौन सा है ये बताओ, ठीक है। तो पहला पॉइंट गलत। दूसरा पॉइंट, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, 1991 में हुई। जी नहीं, वैश्वीकरण तो बहुत पहले से है। हमें पता है ये बात कि अंग्रेज भी भारत में आए थे, तो वो भी तो वैश्वीकरण का ही प्रभाव था, ठीक है। तो 1991 में तो भारत ने नई आर्थिक नीति लागू की थी, ठीक। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट भी गलत है, वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। अब देखो तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन एक ही चीज़ है। जी नहीं, ये भी हमें पता है। वैश्वीकरण का मतलब तो होता है कि सारे देशों का आपस में जुड़ना, और पश्चिमीकरण का मतलब होता है सिर्फ पश्चिम के देशों के कल्चर को फॉलो करना। तो ये दोनों समान नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है हमारा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बहुआयामी मतलब जिसके बहुत सारे डायमेंशन हो, बहुत सारे आयाम हो, ठीक है। यानी हमें पता है ये सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ, क्योंकि वैश्वीकरण कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है वैश्वीकरण। तो ये जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये है एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और जिसने भी हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर वाली वो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो आप एक सेकंड में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें राइट ऑप्शन बताना है इसमें से। फर्स्ट है, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। विषम का मतलब है अलग अलग रहा है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल जी, गरीब देश पर अलग तरीके से प्रभाव डालता है वैश्वीकरण, और अमीर देश पे अलग तरीके से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ठीक है हमारा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। जी नहीं, समान नहीं रहा। पहला पॉइंट में हमने पढ़ा था विषम रहा है। अमेरिकन कल्चर को जिस तरीके से वैश्वीकरण प्रभावित करेगा उसी तरीके से भारत के को नहीं करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस आता है देश के हिसाब से, देश के कल्चर के हिसाब से, देश की इकोनॉमी के हिसाब से। तो दूसरा पॉइंट गलत है हमारा। तीसरा, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। नहीं, हमने अभी पढ़ा सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है। हमने बिल्कुल डीप में पढ़ा था वैश्वीकरण के प्रभाव सारे, सामाजिक अलग, सांस्कृतिक अलग, तो सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, इसीलिए ये भी गलत है। अगला पॉइंट है, वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है, यानी कि वैश्वीकरण होने से सबकी संस्कृति एक जैसी हो जाती है। समरूपता यानी कि एक जैसी होना। जी नहीं, एक जैसी नहीं हो जाती, बल्कि क्या होता है संस्कृति में बहुत सारे बदलाव आते हैं। हम सबको पता है, जैसे भारत में आप देखते हो, आप इंडियन ड्रेस भी पहन लेते हो, कुर्ता भी पहन लेते हो, कभी जीन्स भी पहन लेते हो, कभी कुछ, कभी कोई टी शर्ट पहनता है, कभी कोई कोई ड्रेस पहनता है। तो क्या समरूपता ये नहीं, बल्कि चीज़ें और बदल गई हैं। इसीलिए फोर्थ पॉइंट भी गलत है हमारा। तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट सही है इसमें। तो ऑप्शन 1 जो है, यानी कि कै जो है वो इसका सही आंसर है। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में वही कौन सा सही है ये बताना है, कारण बताने हैं वैश्वीकरण के। सबसे पहला पॉइंट, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी है। जी बिल्कुल ठीक, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम आज जो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन वो हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, एक जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। सिर्फ एक कोई लोग हैं जो सिर्फ वैश्वीकरण कर देते हैं, जी ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर करती है, और पूरी ये एक वैश्विक चीज़ है, वर्ल्ड लेवल की चीज़ है। तो एक समुदाय ऐसा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो वैश्वीकरण का कारण बना हो।
तीसरा पॉइंट है वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नहीं जी, पूरी दुनिया में हुआ है, सभी देश आपस में जुड़े हैं, कोई स्पेशल अमेरिका थोड़ी। उसके बाद अगला पॉइंट, वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। इसमें वही बात आ गई, सिर्फ आर्थिक लिखा है, सिर्फ आर्थिक पे है, एक दूसरे पे डिपेंड, हम हर चीज से आजकल एक दूसरे पे डिपेंड है हम। तो इसीलिए जो लास्ट वाला पॉइंट है वो भी गलत। तो फर्स्ट पॉइंट ही इसका सही आंसर है कि उसके कारण में सबसे मेन कौन सा है, टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती तो वैश्वीकरण नहीं हो पाता। फोर्थ पॉइंट, वैश्वीकरण के बारे में वही कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। सिर्फ वस्तु, सिर्फ चीज एक देश से दूसरे देश में जाती है, नहीं, व्यक्ति आदमी भी जाते हैं, करेंसी भी जाती है, सब कुछ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट गलत। दूसरा, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मूल्य, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो, उससे संघर्ष नहीं होता। जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है, हर देश में उसकी जो वैल्यूज़ थी, उसका जो कल्चर था, उससे संघर्ष होता है। क्योंकि आप अपने देश का एग्जांपल ले सकते हो कि हमारा जो कल्चर था पहले, हम जिस तरीके से बड़ों को नमस्कार करते थे, उनके पैर छूते थे, वो चीज़ आज गुड मॉर्निंग में बदल गई है। तो क्या संघर्ष हुआ है हमारे कल्चर के साथ? बिल्कुल, हमारा कल्चर संघर्ष कर रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न मूल्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। वैश्वीकरण से मूल्यों का संघर्ष होता है, हम अपने मूल्यों को भूल जाते हैं, दूसरे मूल्यों को अपनाने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए दूसरा पॉइंट भी गलत है। अब है तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। गौण है मतलब नेग्लेक्टेड है, यानी कि मतलब है ही नहीं। तो जो नौकरियां करते हैं एक देश से दूसरे देश में आदमी, क्या वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है? वैश्वीकरण का सबसे मेन चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि अमेरिका में कोई नौकरी करता है, कोई अमेरिकन भारत में नौकरी करता है, तो गौण नहीं है जी, इसका महत्व है, इसीलिए ये पॉइंट भी गलत। अब आखिरी पॉइंट बचा है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। हाँ, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? सारी दुनिया का आपस में जुड़ना। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई जब भी बताया था कि वैश्वीकरण का अर्थ है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। विश्वव्यापी मतलब वर्ल्ड वाइड, पारस्परिक मतलब आपस में, जुड़ाव मतलब आप सभी को पता है मिलना, ठीक है, एक साथ आना। तो ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है बताना है इसमें। वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है भाई, सही बात है, बिल्कुल। जो वैश्वीकरण की सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट हमारा ठीक है, गलत बताना इसमें हमें। दूसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो वैश्वीकरण के आलोचक हैं, यानी कि वैश्वीकरण को पसंद नहीं करते जो लोग, वो ये कहते हैं कि इससे आर्थिक असमानता, यानी कि गरीब और गरीब होंगे, अमीर और अमीर होंगे। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, वो ये मानते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, गलत बताना था इसमें हमें। तीसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यानी कि वो ये कहते हैं कि सभी कल्चर एक दूसरे से जुड़ेंगे और सब में एक जैसे होने लगेंगे, वो सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ये भी ठीक बात है। अगला पॉइंट है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। देखो, जो हमारा गैप पॉइंट है उसमें लिखा है पैरोकारों का तर्क है, यानी कि जो वैश्वीकरण के सपोर्टर है, ऊपर समर्थक था ना, वही मतलब है इसका भी। तो वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी। जो वैश्वीकरण को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं ना ये बात कि इससे सभी कल्चर एक साथ जुड़ेंगे। पर जो वैश्वीकरण के आलोचक हैं, गैप पॉइंट में है आलोचक, वो तो ये नहीं कहते कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी, वो तो ये कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता खराब हो जाएगी। इसीलिए जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है वो गलत है इसमें, क्योंकि इसमें लिखा है आलोचकों का तर्क है। आलोचक तो क्या कहते हैं, सांस्कृतिक समरूपता नहीं आएगी। ठीक है, जो समर्थक है वो कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता आएगी। इसीलिए तीसरा भी ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि आलोचक नहीं कहते कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ठीक है, आलोचक ही हो गए तो वो कैसे कहेंगे, वो तो बुराई करेंगे इसकी। ठीक, तो 5 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब है हमारा 6th क्वेश्चन, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, यानी कि पूरी संसार का आपस में जुड़ना क्या है और इसके क्या क्या फैक्टर हैं। तो सबसे पहली बात, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और पक्का इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो ये 7th क्वेश्चन है, तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है।
ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पे आप बहुत अच्छे से फोकस करें और मैं आपके लिए कार्टून की वीडियो भी बना रहा हूँ, मैप की वीडियो भी, और चैप्टर में तो हमने ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी। अगर आपने चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर उन वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोज़ देख ली तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में सोल्व कर दोगे। वहाँ पे मैंने बिल्कुल हेडिंग के साथ आपको अच्छे से करवा रखी हैं सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक हमने कवर करे हैं। तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देख लें और उन हेडिंग्स को अपनी कॉपीज़ में नोट कर लें, क्योंकि वो हेडिंग अगर आप इन क्वेश्चंस में लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व स्तर पर अधिकांश लोगों का कई पक्षों से संबंध होना, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तर पर अधिकांश लोगों यानी ज़्यादातर लोगों का आपस में जुड़ना, आपस में रिलेशन होना। समझ गए? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का मतलब यानी कि पूरी दुनिया के लोगों का आपस में रिलेशन होना, आपस में एक दूसरे को जानना। तो पहली लाइन थी ये। अब है वैश्वीकरण के कारण विश्व के एक भाग के विचार दूसरे भाग में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप आज देख सकते हो कि अगर अमेरिका में एक चीज़ होती है या किसी भी यूरोप के देश में होती है, कहीं पर भी कुछ भी होता है तो वो विचार पूरी दुनिया में पहुंचता है। आप भारत में बैठे बैठे उन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हो। तो ये वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। अगली बात, एक देश विशेष की पूंजी का अनेक देशों में प्रभाव हो रहा है, यानी कि एक देश की करेंसी दूसरे देश में जा रही है। तो हमने डेफिनेशन याद करी थी ना कि व्यक्ति वस्तु पूंजी, तो वही तो है पारस्परिक जुड़ाव कि व्यक्ति का, आदमियों का, पूंजी यानी कि पैसे का, ठीक है, और वस्तु यानी किसी भी चीज़ का जब एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है या इंटरचेंज होती हैं तो वही तो है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। तो यही लाइन इसमें लिखी हुई है। एक देश विशेष की वस्तुओं का अनेक देशों में पहुंचना, फिर अगली लाइन है कि वही वस्तु एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है। खुशहाल जीवन की खोज में विदेशों में जाकर बसना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में आदमियों का जाना, इत्यादि विश्व के पारस्परिक जुड़ाव के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जिसका मतलब है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के जो घटक हैं या फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं और सांस्कृतिक हैं। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं? वो है राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक भी। ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जो वैश्वीकरण है उसमें टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ने क्या क्या योगदान दिया है वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में, ठीक है, और इसको पूरी दुनिया में पहुंचाने में। तो सबसे ज़रूरी तो टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें देखो आप रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर और इसके अलावा जो भी ये हैं ट्रांसपोर्ट के साधन हैं जैसे कि जहाज़ हो गया, ट्रेन हो गई, ये सब कुछ क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। इन्हीं की वजह से तो वैश्वीकरण हो पाया है। तो पढ़ते हैं इसको अब। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान है भाई। 1990 के दशक में आई टेक्नोलॉजी की क्रांति ने विश्व को एक छोटा गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी 1990 में जो है इंटरनेट आया था मेनली, तो इंटरनेट वगैरह आने से और कंप्यूटर का जो युग आया है इसके आने से क्या हुआ है? वैश्वीकरण जो है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया है और पूरा संसार एक गांव के रूप में बन गया है। यानी इतनी नज़दीकियां बढ़ गई हैं पूरे संसार में, ऐसा लगता है मानो एक गाँव हो। टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा इंटरनेट जैसे संचार साधनों ने विश्व को जोड़ने में मुख्य योगदान दिया है। वही बात है कि टेलीफोन हुआ, टेलीग्राफ हुआ, इंटरनेट हुआ और भी संचार के साधन हुए, उन्होंने क्या किया है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है वैश्वीकरण को करने में। उसके बाद है प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के अनेक भागों में क्या पहुंचा है? विचार पहुंचे हैं, पूंजी तथा वस्तुओं की आवाजाही आसान हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचारों की आवाजाही जो है वो आसान हो पाई है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको किया है? वैश्वीकरण को, और उसी का योगदान है कि आज पूरा जो वर्ल्ड है वो एक गांव के रूप में है।
प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ता है। तो जिस टाइप की टेक्नोलॉजी होगी उसी टाइप का हमारी सोच भी हो जाती है। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामाजिक जीवन के बारे में जिस प्रकार सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी सोच भी डिसाइड होती है। एग्जांपल मैं आपको इसको दे सकता हूँ, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं उनके माइंड में टिकटॉक वगैरह, पबजी वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि उन्होंने यही देखा है। जब से वो बड़े हुए हैं उनके हाथ में फ़ोन आ गया है और उनका आधा तो बचपन भी इसी चीज़ में बीता है और अब भी वो यही चीज़ें करते हैं। तो उससे जो है सोच बदलती है। पहले के टाइम पे आप देख लो 1960, 70, 80 के जो दशक था, उस टाइम पे देशभक्ति मूवीज़ ज़्यादा बनती थी, क्योंकि उस टाइम की जो जनता थी उसी टाइप की ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित थी, उसी टाइप की टेक्नोलॉजी से प्रभावित थी। वो वही चीज़ें उस टाइम पे देखते थे, इसीलिए उनके अंदर देशभक्ति ज़्यादा थी। पर आजकल के बच्चे जो चीज़ें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है देशभक्ति, आज भी सब कुछ है, पर मैं अधिकतर बच्चों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, जिस टाइप का सोशल मीडिया होता है, उसी टाइप की हमारी सोच भी बन जाती है। तो यही लिखा हुआ है आखिरी लाइन में कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जिस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, उससे हमारे सोचने के तरीके पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये था वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान। अब है हमारा 8th क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया तो आप बिल्कुल इजीली इनको सोल्व कर सकते हो, पर इनकी लैंग्वेज जो है वो आपको थोड़ी टफ लग सकती है, क्योंकि कुछ जो हिंदी के वर्ड्स आ रहे हैं शायद आपको इनका मीनिंग ना पता हो। इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझते रहें और कंसेप्ट एक बार आप क्लियर कर लें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो पूरे चैप्टर वाली, तो ज़रूर उन वीडियोज़ को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज़ के, उन सभी की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बस आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें और ज़रूर लाइक करें वीडियोज़ को। तो जो 8th क्वेश्चन है इसमें कहा है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, जो विकासशील देश है यानी कि जो डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि भारत है, डेवलप होने की लाइन में है अभी वो। ठीक है, विकासशील का मतलब होता है जो डेवलप होने की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें राज्य की बदलती भूमिका, यानी कि जो स्टेट होता है, यानी कि जो सरकार होती है, उसका रोल कैसे बदल गया, उसका मूल्यांकन करना है, उसके बारे में बताना है हमें। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले के देश हुआ, जो पहले हमारी गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो लोगों की भलाई की बात करती थी सिर्फ, क्योंकि पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन नहीं था। जैसे कि जब आप एग्जांपल ले लो नेहरू के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे, उस टाइम पे भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, लोगों की भलाई करती थी, उनको पेंशन देती थी, कभी कुछ बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती थी। पर अब क्या हुआ है, वो चीज़ें कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि अब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का। हमें वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन में आना है, तभी तो हम ये चीज़ें कर पाएंगी। अगर हम, हमारी गवर्नमेंट सारा पैसा हमारी उसी में लगाती रहे, कभी पेंशन में, कभी किसी चीज़ में, तो हम कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि वैश्वीकरण तो आ गया, अब इस जो वैश्वीकरण की वजह से कंपटीशन आया है, तो जो विकासशील देश हैं, यानी कि हमारे भारत जैसे जो देश हैं, उनमें जो है गवर्नमेंट की बदलती भूमिका है, उसके बारे में बताना है। तो बिल्कुल बदल गई है भूमिका। पहले हमें पेंशन मिलती थी, सरकारी सुविधाएं फ्री मिलती थी, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ फ्री नहीं मिलता, बल्कि लूट लेते हैं हमें अच्छे से। तो जितनी अच्छी फैसिलिटी उतने अच्छे पैसे भी लगते हैं। तो यही ये बात है कि अब गवर्नमेंट जो है उसकी भूमिका में बदलाव आया है। अब वो ऐसे किसी को कुछ नहीं कह सकते कि प्राइवेट स्कूल वाले को या हॉस्पिटल वाले को बोले कि इतने पैसे मत ले, ये मत कर। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट पे लगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल क्या कर रही है, चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि हमें वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन में आना है। ये है इसका रीज़न। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसका आंसर। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में अवश्य परिवर्तन आया। जी हाँ, बिल्कुल चेंज हुआ है। ये है पहली लाइन का मतलब। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में कोई भी विकासशील देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता।
आज के टाइम पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि दूसरी दुनिया से ना जुड़े, दूसरों के साथ व्यापार ना करें और सर खुद में आत्मनिर्भर हो जाए। ये कहना चाह रहे हैं दूसरी लाइन में कि आज के टाइम पे आप बिना दुनिया से जुड़े अपना व्यापार नहीं कर सकते, अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते तो दूसरे देशों की भी कुछ बात माननी पड़ेगी ना। तो दूसरी लाइन का मतलब ये है। क्वेश्चन क्या था कि जो स्टेट होता है यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी भूमिका कैसे बदल गई। जैसे वो पहले अपने आप को खुद ही सब कुछ अपने देश में करती थी और लोगों की भलाई में लगी हुई थी सिर्फ, वो आजकल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आज विदेशों पे हमें निर्भर रहना पड़ता है, विदेशी कंपनियां आती हैं, ठीक है, उनको भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए भी टैक्स वगैरह में छूट देनी पड़ती है। ठीक है, तो फैसिलिटी अगर हमें अच्छी चाहिए तो ये सारी चीज़ें तो हमें भुगतनी पड़ेंगी साथ साथ। तो यही लिखा था दूसरी लाइन में कि आज के टाइम पे कोई भी विकासशील देश इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, उसे दूसरे पर निर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि खुद ही सब कुछ कर ले, सारा व्यापार कर ले और वर्ल्ड में सबसे आगे भी निकल जाएं। जी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो हमें भी अपनी आर्मी के लिए वेपन वगैरह जो है वो किसी अलग अलग देश से मंगाने पड़ते हैं। हमने राफेल भी मंगाया दूसरे देश से। तो ये लाइन समझा रहे हैं कि हमारे जैसे देश जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, एकदम से नहीं हो सकते। ठीक है, तो पूरी दुनिया के साथ हमें जुड़ के रहना पड़ेगा। जैसे हम व्यापार में चाइना के साथ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के साथ ही करते हैं व्यापार। ठीक, तो अगला पॉइंट है, अतः वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक विकासशील देश को इस प्रकार की विदेश व आर्थिक नीति का निर्माण करना पड़ता है जिससे कि दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए जा सकें। पूंजी निवेश के कारण विकासशील देशों ने भी अपने बाजार विश्व के लिए खोल दिए हैं। यानी कि हमें पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं और अपने जो मार्केट है हमने वो पूरी दुनिया के लिए खोल दी है विकासशील देशों ने। तो यही तो था क्वेश्चन। राज्य द्वारा बनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों पर वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है कि जो भी स्टेटअप पॉलिसी बनाता है, जैसे ट्रेड को लेकर कोई पॉलिसी आएगी तो उस पर हम वैश्वीकरण का डायरेक्ट प्रभाव देख सकते हैं। प्रत्येक देश आर्थिक नीति को बनाते समय विश्व में होने वाले आर्थिक घटनाक्रम व वैश्विक संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव में रहता है। यानी कि आज अगर भारत भी कोई अगर नीति बनाएगा तो उसे यूएनओ में भी बात करनी पड़ती है, वर्ल्ड बैंक में भी बात करनी पड़ती है, पूरी दुनिया के जितने भी संगठन हैं उन सभी से परमिशन लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन कि राज्य में जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो वैश्वीकरण हुआ है तो इन सारी चीज़ों से हमें जो है वो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती हैं, इन पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है। राज्यों द्वारा बनाए जाने वाली निजीकरण की नीतियाँ यानी प्राइवेटाइजेशन की नीतियाँ, कर्मचारियों की छटनी यानी कि कौन कौन कर्मचारी चाहिए यानी कि नौकरी वगैरह में उस चीज़ को छांटना, सरकारी अनुदानों में कमी, जैसे कि आपने देखा पहले जितने गवर्नमेंट बोनस वगैरह देती थी अभी सरकारी नौकरियों से पेंशन भी हट चुकी है, वो चीज़ें अब कम हो गई। तो सरकारी अनुदानों में कमी का मतलब है यही, जो पेंशन वगैरह अदर बेनिफिट सरकारी नौकरी वालों को मिलते थे वो अब नहीं मिलते, क्योंकि अब सरकारी नौकरी का टाइम नहीं रहा है, अब प्राइवेटाइजेशन का टाइम आ चुका है, पूरा वर्ल्ड प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। तो हमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, वो जो पैसा है वो बिजनेस में लगा रही है, ट्रेड में लगा रही है। कृषि से संबंधित नीतियों पर वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अभी अभी आपने किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा कि देश में किसान आंदोलन हुआ था बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो ये आंदोलन जो है ये भी इसी लाइन को बताता है कि जो प्राइवेटाइजेशन खेती में किया गया था, कृषि से संबंधित नीतियों पर वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव, बिल्कुल साफ प्रभाव हमने देखा, अभी लाइव एग्जांपल हमारे पास है। तो ठीक है, तो कृषि से संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नीतियाँ सरकार बनाती है उस पे आज वर्ल्ड लेवल पे हमें सोचना पड़ता है, पर इसका विरोध हुआ था अभी भारत में। ठीक है, तो कृषि से संबंधित नीतियों पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला। हमने जब चैप्टर पढ़ा था वैश्वीकरण उसमें हमने सारे परिणाम पढ़े थे ना, कि वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम ये हुए, सामाजिक ये हुए, सांस्कृतिक ये हुए। तो वही है ये क्वेश्चन कि आर्थिक परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो भारत पर कैसे प्रभाव डाला, बिल्कुल अच्छे से आप वो वीडियोस देख लें जो हमने पूरी चैप्टर वाली बना रखी हैं, उनकी हेडिंग्स को लिख लें। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे समझाया कि क्या क्या आर्थिक परिणाम हुए। तो अब देखते हैं क्या क्या हुआ। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं भाई, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण एक देश की पूंजी का प्रवाह अन्य देशों में हुआ है, वही करेंसी क्या होती है, इंटरचेंज हुई है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने देश से बाहर निकलकर अन्य देशों में निवेश करना शुरू कर दिया है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो सिर्फ अपने ही देश में अब नहीं रही हैं, वो अब दूसरे देशों में जाने लगी हैं। रोजगार की तलाश में लोग दूसरे देशों में जाकर बसने लगे हैं, हमें पता है दूसरे देशों में नौकरियां करते हैं। वैश्वीकरण की आर्थिक परिनीतियों का भारत पर भी प्रभाव पड़ा है, जी भारत पर भी पड़ा है। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण या उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। 1991 में भारत ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, उससे जो भारत है उसने पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बनाए और वैश्वीकरण को उसने फॉलो किया। उसके बाद नई औद्योगिक नीति द्वारा भारत ने महत्वपूर्ण सुधार करने प्रारंभ कर दिए, यानी कि जो 1991 के बाद भारत ने बहुत सारे सुधार करने शुरू कर दिए। 1992 और 93 में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, यानी कि हमारी जो करेंसी है उसमें चेंज किया गया। पूंजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए, यानी कि पैसे से रिलेटेड और पूरी मार्केट से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड सुधार, वित्तीय सुधार का मतलब है पैसे से रिलेटेड सुधार, इसके लिए बहुत सारे कदम गवर्नमेंट ने उठाए। उसके बाद आयात निर्यात नीति को सुधारा गया, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उन चीज़ों को भारत ने सुधारा। 30 दिसंबर 1994 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 30 तारीख को भारत ने क्या किया, एक समझौते पे क्या करे हैं, साइन किए हैं, ठीक है। और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। और इसके बाद क्या हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। कब बनी है, डेट याद रख लेना आप, 1 जनवरी 1995 में। और भारत इस पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन गया। और जैसे ही WTO बना वर्ल्ड में, भारत ने भी इसमें साइन किए, शुरू में ही भारत इसका सदस्य बन गया। तो यही था ना कि आर्थिक परिणाम क्या हुए वैश्वीकरण के भारत पर, तो यही हुए कि भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जुड़ गया, ठीक है। भारत ने दूसरे देशों के लिए रास्ते खोल दिए। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपना ली, ठीक है। बहुत सारे सुधार उसने किए, पूंजी को लेकर, बाजारों को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर भारत ने बहुत सारे सुधार किए, ठीक। ये सारे हैं भारत पर प्रभाव। आगे हैं, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करना शुरू कर दिया। जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस थे, औपचारिकताएं थी, उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया भारत ने, ठीक है। और आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई थी, यानी जो हमारे आर्थिक विकास में, यानी हमें वर्ल्ड से जोड़ने में रुकावट बनी हुई थी, उनको हमने हटा दिया 1991 के बाद। प्रशासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और नौकरशाही तंत्र की जटिलताओं को हल्का किया गया। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है देश का, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए। और जैसे कि आपको एक कंपनी लगानी हो तो आपको पहले किसी तहसीलदार के साइन चाहिए, पटवारी के साइन चाहिए, SDM से परमिशन चाहिए, दुनिया भर के डिपार्टमेंट होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको परमिशन चाहिए। ये होती है नौकरशाही सारी, यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा। इसकी जटिलताओं को, यानी जो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहे कर ही नहीं पाता था, उन चीज़ों को कम किया भारत ने इस टाइम पे। तो प्रशासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। इस लाइन का मतलब ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कठिन थी, हार्ड थी, उन चीज़ों को ईजी बनाया गया, हल्का किया गया। रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है प्राइवेट करने की बातें कही गई। कोई भी देश या कोई भी कंपनी अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, भारत में आना चाहती थी, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस को हल्का किया गया। भारतीय प्रशासन अब तेजी से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ तादात्म्य स्थापित कर चुका है। तादात्म्य वर्ड का मतलब है कोऑर्डिनेशन। तो भारत जो है अब वो क्या कर चुका है, पूरे वर्ल्ड के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना रहा है और वैश्वीकरण में बहुत आगे वो बढ़ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई हैं। तो आप इसको, जो मैंने आपको पढ़ाया था, उन्हीं हेडिंग्स के साथ भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन याद करने में मुश्किल हो तो आप सिर्फ वो सारे के सारे पॉइंट याद कर लेना कि क्या क्या आर्थिक परिणाम हुए, ठीक है। और उसके बाद ये WTO वाली लाइन इसमें ऐड कर देना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सदस्य भारत बना, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? ये 2 वर्ड आप अच्छे से समझ लो तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है और सांस्कृतिक समरूपता क्या है। विभिन्न आप सबको पता है अलग अलग होना, तो जब संस्कृति अलग अलग होती है, यानी कि जब सारी संस्कृतियों का प्रभाव पूरे संसार पे पड़ता है, तो वो कहलाती है सांस्कृतिक विभिन्नता। यानी कि अगर यहाँ पे बर्गर चल रहा है तो वहाँ पे मक्के
कि रोटी और सरसों का साग भी चलना चाहिए, पूरे वर्ल्ड की संस्कृति एक दूसरे से जुड़नी चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरा है सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है कि एक जैसा कल्चर होना। जैसे कि आज आप देखते हो कि भारत में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है अपनी हिंदी और संस्कृत को भूल के इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उससे दूसरे देश की किसी लैंग्वेज का हमारे देश पर कितना ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो ये है सांस्कृतिक समरूपता कि हमारी भाषा भी एक जैसी हो रही है, उनके जैसे होने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये है सांस्कृतिक समरूपता। तो क्वेश्चन ये है कि आप इस बात से सहमत है कि वर्ल्ड में वैश्वीकरण की वजह से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ी है, यानी कि पूरे देशों का कल्चर एक जैसा हुआ है। तो हम इस बात से सहमत नहीं है कि पूरे देशों का कल्चर एक जैसा हुआ है। ठीक है, बल्कि हम इसका क्या आंसर देंगे कि हम इस बात से सहमत हैं कि सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं बढ़ी, सांस्कृतिक समरूपता बढ़ी है, यानी कि एक जैसे होने लगे हैं कल्चर। जो पश्चिम के देश हैं, यानी कि अमेरिकन कंट्रीज़ या यूरोप की कंट्रीज़, उन देशों का प्रभाव पूरी दुनिया में है और उनका कल्चर ज़्यादा डोमिनेंसी में आ रहा है, उनका कल्चर ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, भारत जैसे देशों पे भी या पूरे वर्ल्ड में कह सकते हो पश्चिम के देशों की पकड़ है और उन्हीं का कल्चर आज हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, आप अपनी ड्रेस बिल्कुल भूल चुके हो। आज आप क्या पहनते हो, जीन्स पहनते हो। ठीक है, तो अमेरिकन कपड़ा है जीन्स और हम उसको पहन रहे हैं और हम बिल्कुल डेली यूज़ में पहनते हैं उसको। ठीक है, अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो तो हम कभी कभी पहनते हैं किसी त्यौहार वगैरह में या शादी वगैरह में, बाकी डेली वियर में हम क्या करने लगे हैं, पश्चिम के देशों की चीज़ पहनने लगे हैं। तो सांस्कृतिक विभिन्नता थोड़ी आई है, वो तो क्या होगी, समरूपता आ गई, हमने उन जैसे बन गए हम भी। ठीक, तो इसमें यही लिखा हुआ है। हम इस तर्क से सहमत नहीं है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। भाई हम सहमत नहीं है, सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं बढ़ रही है, समरूपता आ रही है, क्योंकि उनके जैसा कल्चर हम बिल्कुल फॉलो करने लगे हैं। उसके बाद वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं बल्कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है। वही लाइन लिखी हुई है कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है, एक जैसे हो रहे हैं हम, उनके देशों की ही भाषा सीख रहे हैं, उनके जैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि विश्व में किसी विश्व संस्कृति का उदय नहीं हो रहा है, बल्कि यूरोपीय देश और अमेरिका अपनी तकनीक के दम पे और अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर संपूर्ण विश्व पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, विभिन्नीकरण नहीं हो रहा है, भिन्नता नहीं हो रही है, एक जैसे हो रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे, अपने पैसे के दम पे, उनका जो कल्चर है उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसकी इमेज बहुत अच्छी बना रखी है और आज पूरी दुनिया उनके कल्चर को फॉलो कर रही है। जैसे आप इसका एग्जांपल भारत में देख सकते हो, अगर आप जो चप्पल पहन के या कुर्ता पजामा पहन के किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, आप सूट बूट में जाओगे तभी आपको अच्छा मानते हैं। तो यही है कि उनके कल्चर को हम अच्छा मान रहे हैं और अपने को ख़राब मान रहे हैं। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे तो आपको फटाफट इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि उन देशों का कल्चर जो है हमारे ऊपर डोमिनेंट हो रहा है और सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं बढ़ रही है बल्कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है। तो ये था एक क्वेश्चन, आया आपको समझ में। तो अब तक हमने एनसीईआरटी के 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इन वीडियोस को शेयर करते रहें। मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी बना रहा हूं, पहले भी हम ये सारी बातें समझ चुके हैं चैप्टर वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। तो ये है हमारा 11th क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, आप वो चैप्टर वाली वीडियोस ज़रूर देखें कि भारत ने कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित किया। ठीक है, दुनिया का कल्चर तो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हमारे कल्चर ने, हमारे देश ने कैसे पूरे संसार पे प्रभाव डाला, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो बिल्कुल इसको और अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देश को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी हैं, अमेरिकन कंपनियाँ भी हैं, यूरोप की कंपनियाँ भी हैं, बहुत सारे देशों की कंपनियाँ भारत में हैं, जापानीज़ हो, किसी भी देश की आप बात कर लो उसकी कंपनियाँ भारत में लगी है
विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है भारत, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, पूरा दुनिया जो है वो यहाँ पे अपना ट्रेड करना चाहती है। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। यानी कि जो वर्ल्ड है उसके जो बड़े बड़े देश हैं वो उनको पता है सभी को कि भारत जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत सारे उपाय लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, बहुत सारी स्कीमें निकालते हैं। भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए दूसरे देशों में या विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन था कि भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा अमेरिका में जाओगे तो बहुत सारे सरदार या पंजाबी लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल ऐसा लगता है, मान लो वहाँ पे पंजाब में पहुँच गए हो आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी भारतीय गए हैं उन्होंने वहाँ पे त्यौहार मनाने शुरू किए, अपना ड्रेसिंग सेंस चलाया, ठीक है, उनके त्यौहार, उनकी लैंग्वेज, हर चीज़ ने वहाँ के कल्चर को प्रभावित किया है। तो भारत के लोग भी विदेशों में रहते हैं, हमारा कल्चर भी दूसरे कल्चर को प्रभावित करता है। यूरोप व अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेज़ी से भारत में फैल रही है, और भारत में भी आप देखते हो कि यूरोप की और अमेरिका की संस्कृति फैल रही है। आप शादी से लेकर, कपड़ों से लेकर, खान पान से लेकर हर चीज़ में ये बदलाव देख सकते हो। भारत में नीली जीन्स पहनना, पिज़्ज़ा खाना और टेलीविज़न पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, ठीक है। अब जो बाहर का खाना खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, अमेरिकन है पिज़्ज़ा, और मोमोज़ जो है वो चाइनीज़ है, आप बर्गर खाते हो, ये सारी चीज़ें विदेशी हैं, और आज हम इनको अपने कल्चर में अपना चुके हैं। हमें लगता भी नहीं कि ये चीज़ें बाहर से आई हैं, और हम आज उन सभी चीज़ों को खा रहे हैं, उनके कल्चर को अपना रहे हैं, उनके कपड़ों को पहन रहे हैं। दूसरी ओर भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। भारत से अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग विदेशों में रहते हैं वो यहाँ का कल्चर वहाँ पे फैला रहे हैं। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया है। सस्ते श्रम का मतलब है चीप लेबर, यानी कि यहाँ पे जो मज़दूर हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आती हैं ताकि उन्हें सस्ते रेट पर यहाँ पर काम करने के लिए लोग मिल जाएं। भारत ने कंप्यूटर और तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। जो भारत है इसने आज पूरे वर्ल्ड में अपना प्रभाव जमाया है। भारत के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे आज वर्ल्ड लेवल में अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो गूगल के सीईओ भी सुंदर पिचाई हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी एक इंडियन हैं। तो बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसे मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज वर्ल्ड में टॉप पे हैं, उनके जो हेड हैं वो आपको इंडियंस मिलेंगे, ठीक है। तो भारत भी वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है, और इंडियंस का भी पूरा प्रभाव है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वैश्वीकरण हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आने वाली वीडियोस में हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, उसमें 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी हम समझेंगे, और जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है वो भी समझेंगे। तो आपको मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो अधिकतर आपकी 12th क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर बहुत फोकस रहता है। अधिकतर आपके एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। हम आपके साथ हमेशा हैं ही, और मैं आपके लिए आगे भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैप्स की, हर चीज़ की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसे लगी।